हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का इस परिवार में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का आप लोग 2 वीडियो आ चुका है। अब हम लोग तीसरा वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग कल पढ़े थे सेल, तो सेल का हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो सेल जो है लैटिन भाषा के सेलुला से बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है ए स्मॉल रूम, यानी एक छोटा सा कमरा। यह मधुमक्खी के छत्ता से लिया गया है। अब देखिए, जो सेल है इसे हम लोग कहते हैं कोश, मतलब जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। इसे क्यों कहते हैं ये हल्का सा समझ लेते हैं। क्योंकि जो जीव होते हैं, जो छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, सभी जीव किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। अब इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जीव जंतुओं का क्रिया संपन्न होता है वो कहाँ संपन्न होता है? कोशिका में। अब देखिए, इस कोशिका के खोज के बारे में हल्का हम लोग देखते हैं। कोशिका की जो खोज है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में किया था। इन्होंने एक बोतल लिया था जो कार्क यानी छाल से बना था। तो जब इन्होंने उस बोतल को ठीक से अध्ययन किया तो देखे यह कोशिका का बना है। लेकिन जब वो छाल से बना तो छाल क्या होता है? मृत्यु होता है। तो रॉबर्ट हुक ने मृत्यु कोशिका खोज किया 1665 में। बाद में एक वैज्ञानिक आए, एंटोनी वान लीवेनहॉक, जिन्होंने पानी में जीवित कोशिका का खोज किया था। अब देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि बड़ी कोशिका कौन है, छोटी कोशिका कौन है, लंबी कोशिका कौन है। तो सबसे जो बड़ी कोशिका है वह शुतुरमुर्ग का अंडा है। जो सबसे लंबी कोशिका है वह मानव मस्तिष्क का न्यूरॉन है। आगे देखिए, जो सबसे छोटी कोशिका है उसे पीपी येलो कहते हैं या माइकोप्लाज्मा गैल सेप्टिकम कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि मानव में छोटा, बड़ा और लंबा। तो मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका है वह ओवम है यानी अंडाणु है, और जो सबसे छोटा कोशिका वह स्पर्म है। आगे अब लोग देखिए, जो सबसे लंबा वो तो जानते हैं न्यूरॉन है। आगे हम लोग आज का देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कोशिका के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ सेल। तो कोशिका सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक कोशिका है कायिक कोशिका, एक कोशिका है जनन कोशिका। कायिक कोशिका को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सोमैटिक सेल, और जनन कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। हम लोग थोड़ा सा यहाँ विभाजन समझते हैं। बायोलॉजी में विभाजन का मतलब होता है संख्या का बढ़ना, ठीक है। अगर हम लोग अन्य जगह जनरली विभाजन देखते हैं तो मतलब घटना होता है। अगर भाई और भाई में विभाजन होता है तो आधा उनके पास चला जाता है, आधा दूसरे भाई के पास चला जाता है। लेकिन बायोलॉजी में विभाजन का मतलब होता है संख्या का बढ़ना। अब हम लोग पहले समझते हैं कायिक कोशिका, उसके बाद समझेंगे जनन कोशिका। तो देखिए, कायिक कोशिका, जब कोई भी जीव जंतु हो या मानव के ही एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन अब 10 साल 15 साल के बाद देखते हैं कि लंबाई बढ़ जाती है। तो अगर ये लंबाई बढ़ी है तो कैसे बढ़ी? सही बात है। अब देखिए लंबाई बढ़ता कैसा है। पहले जो कोशिका बहुत कम थे, वही कोशिकाएं एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है, 2 कोशिका से 4 बनता है, 4 से 8 बनता है, 8 से 16 बनता है, 16 से 32 बनता है। अब यहाँ हमें हल्का देखता है कायिक कोशिकाओं में जो विभाजन होता है, जनरली विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। अब असूत्री हम अभी बाद में समझेंगे, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। हम यहाँ समझते हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन, सम माने क्या होता है? बराबर, और सूत्र माने क्या होता है? फार्मूला। तो यानी जब समसूत्री विभाजन का मतलब है कि जो कोशिकाएं बन रहे हैं वो बराबर मात्रा में बने। अब देखिए, अगर मान लीजिए बराबर मात्रा में न बने तो कुछ, मान लीजिए हाथ की कोशिकाएं बन रहे हैं, कुछ कोशिकाएं कम बन गई, कुछ कोशिकाएं ज़्यादा बन गई, तो हाथ जो है छोटा और बड़ा हो सकता है, इससे आगे दिक्कत होगा। तो देखिए, जो कायिक कोशिकाएं हैं इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाएं। यही कोशिकाएं विभाजन करके कोई भी जीव जंतु हैं उनके लंबाई में वृद्धि करती हैं। आगे देखिए, यह जनन कोशिकाएं हैं। जनन कोशिकाएं, अब देखिए, जब हम लोग पैदा हुए तो माता पिता से लक्षण आता है डीएनए के माध्यम से।
तो जब माता पिता से लक्षण आता है, पूरा लक्षण तो आता नहीं, कुछ लक्षण माता से आता है, कुछ लक्षण पिता से आता है। आगे इसे हम लोग आनुवांशिकी में समझेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ सिर्फ हल्का सा देखते हैं। अब देखिए जो जनन कोशिकाएं हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता, अर्ध मतलब आधा, ठीक है। तो अब देखिए मानव में जो गुणसूत्र है वो 46 गुणसूत्र होते हैं। अब माता पिता से ही संतान के लक्षण आते हैं। अगर पिता से मानव में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, अगर पिता में 46 है और माता जी में 46 है, अगर हम 46 करेंगे तो 92 हो जाएगा। तो जो जन्म लेने वाला संतान है वो ठीक से पैदा नहीं होगा, या तो बहुत बौना रह जाएगा या बहुत बड़ा यानी लंबा हो जाएगा, कुछ न कुछ कमियां रहेंगी। अब देखिए इसीलिए जो जनन कोशिकाएं हैं उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो 23 गुणसूत्र पिताजी से आता है और 23 गुणसूत्र माता से आता है, जिससे कि जो जन्म लेने वाला संतान है कितनी गुणसूत्र हो जाते हैं, 46। अब जब ऐसे बच्चा पैदा होगा तो वह सामान्य बच्चा होगा। अब हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं, जो कोशिका का प्रकार है वो तो जनरल टाइप्स था। आगे देखिए जो कोशिका होते हैं वो 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम लोग इसके बारे में हल्का डिटेल देखते हैं। प्रोकैरियोटिक का हम लोग संधि विच्छेद जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं वैसे हम लोग करेंगे। प्रो माने क्या होता है, पुराना, पुराना का इंग्लिश मतलब प्रीमिटिव, ठीक है। और देखिए कैरियान माने क्या होता है, केंद्रक। यहाँ देखिए केंद्रक ही कोशिकाओं को मतलब कंट्रोल करता है। अगर केंद्रक कोशिकाओं को कंट्रोल ना करें तो कुछ कोशिकाएं तेजी से विभाजित हो जाएंगी जो कैंसर का रूप ले सकती हैं। तो केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं, वहीं से यह शब्द आया है कैरियान, ठीक है। तो यानी ऐसी कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक पुराना हो उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसका देखिए 2 ही उदाहरण है, एक तो है जीवाणु है, एक है BGA। ये दोनों बहुत एग्जाम में बहुत पूछता है। तो BGA का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग अंतर देखेंगे, लेकिन आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक देखिए यू का मतलब होता है नया, नया मतलब आगे से हिंदी में ट्रू कहते हैं। कैरियान माने क्या कहते हैं, केंद्रक। तो यानी ऐसा कोशिका जिसका केंद्रक नया हो उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। अब यहाँ हमने देखा पुराना केंद्रक और नया केंद्रक, ठीक है। अब हम लोग यह समझते हैं कि पुराना और नया केंद्रक क्या है। केंद्रक जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका जो खोज है रॉबर्ट ब्राउन जी ने किया था। आगे जब हम केंद्रक का अध्ययन करेंगे तो समझेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नया केंद्रक और पुराना केंद्रक क्या होता है। देखिए जो केंद्रक होता है उसके 4 भाग होता है। केंद्रक झिल्ली होता है जो सबसे बाहर का आवरण है। अगर कोई भी वस्तु है अगर उसे सुरक्षित रखना है तो आवरण चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे हम खाना को सुरक्षित रखने के लिए बर्तन से ढकते हैं, ऐसे जब आप साइंस या बायोलॉजी जब पढ़ेंगे उसमें जब आवरण का प्रयोग होगा तो हमेशा झिल्ली या मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आप लोग कंसेप्ट जान लीजिए। जब भी साइंस या बायोलॉजी में हम लोग आवरण का प्रयोग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, झिल्ली या आवरण। तो केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली होता है या आवरण, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब देखिए इसमें तरल पदार्थ, जब भी बायो में साइंस में डॉट डॉट लाइन बनी रहे तो उसे क्या कहते हैं, तरल पदार्थ। तो इसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसी केंद्रक द्रव्य यानी तरल पदार्थ में सूत्रनुमा या धागे नुमा संरचना होता है जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। इससे हल्का सा हम समझते हैं। यही क्रोमैटिन जो है आगे जब निषेचन होने लगता है, देखिए निषेचन होगा तो कोशिकाएं कम रहेंगी और जगह कम रहेगा। तो यही क्रोमैटिन जब निषेचन के समय सिकुड़ जाते हैं, जब सिकुड़ जाएंगे तो धागा जो है वो मोटा हो जाएगा। जब धागा मोटा हो जाता है उसी को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अब यही गुणसूत्र DNA में हम लोग अंतर आगे समझेंगे। अंतर क्या है, हल्का फुल्का अंतर है, आगे हम लोग समझेंगे। यही जो गुणसूत्र है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है।
अब देखिए यह जो केंद्रक है, इसके केंद्रक में भी एक केंद्र है जिसे कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका। यहीं जो है mRNA का निर्माण होता है। अब यह RNA क्या है आगे हम लोग समझेंगे, हल्का हम इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे mRNA का निर्माण होता है और यहीं mRNA और राइबोसोम मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब देखिए हमने कहा था नया केंद्रक और पुराना केंद्रक, समझिएगा हल्का सा। जो प्रोकैरियोटिक हैं उनमें यह जो केंद्रक है वह पूरी तरह से विकसित नहीं होता, अर्थात न तो उनमें केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा न तो उनमें केंद्रिका पाया जाएगा। अब देखिए जब केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा तो यह जो धागे नुमा संरचना है यह मतलब एक जगह इकट्ठा रहेगा? नहीं रहेगा। जब कोई आवरण नहीं रहता तो फैल जाता है, तो यह धागे नुमा संरचना फैल जाता है। अब देखिए ये जो क्रोमैटिन है धागे नुमा संरचना, इसे एक प्रोटीन बांध कर रखता है, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। अब यह जो हिस्टोन प्रोटीन है वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता। इसे हम लोग आगे देखेंगे। तो आप लोग इसी प्रकार का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट किया करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आपके जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जय हिंद।